अस्सलामुअलैकुम। नजम सेठी शो में खुश आमदेद कहते हुए मैं हूँ सैयद आयशा नाज। मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खबरें हैं। अच्छा? बहुत से मामलात उलझाव का शिकार हैं। Really? और पिछले हफ्ते तो और उलझ गए। तो फिर ऐसे करते हैं, आज 2 घंटे का प्रोग्राम कर लेते हैं। उसमें और कहानी उलझा देते हैं। आपने हमें अदम एतमाद का बता दिया था और ये भी बता दिया था कि इमरान खान साहब निकल जाएंगे। उसके बाद आपने अभी तक हमें नहीं बताया कि क्या होने जा रहा है। लेकिन एक मुलाकात जिसके बहुत चर्चे हैं, लाहौर में जो मुलाकात हुई, आर्मी चीफ ने रिटायर्ड अफसरान से एक मुलाकात की और इसके अलावा एक इफ्तार डिनर में भी वो शरीक हुए। वहाँ से बहुत सी बातें निकली हैं और हर कोई उसे अपने मुताबिक इंटरप्रेट कर रहा है। मेरे जहन में भी एक सवाल है, लेकिन सबसे पहले आप बताएं कि उस मीटिंग का, इन दोनों मीटिंग्स का असल अहवाल क्या है, उसमें क्या क्या बातें हुई? अच्छा, पहली तो जो मेरी इन्फॉर्मेशन है 2 से ज़्यादा मीटिंग्स हुई हैं। एक पहले जूनियर अफसरों से हुई थी, अच्छा, कुछ अर्सा पहले। उसके बाद फिर फॉर्मेशन कमांडर्स वाली एक कॉन्फ्रेंस थी जी। उसके बाद अब ये लाहौर आए हैं। यहाँ कोर कमांडर साहब के रहनुमाई में एक मीटिंग हुई है जहाँ रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान भी थे। और तो तीनों जगह पे जो बात हुई है वो बेसिकली जनरल बाजवा ने एक ही बयानिया जो है उसको दोहराया है, जो उनका मौक़िफ़ है। जी। अच्छा, अब ये क्योंकि रिपोर्टिंग नहीं हुई इसमें, क्योंकि ये क्लोज डोर सेशंस थे, तो जो ख़बरें बाहर निकली हैं वो उसी किस्म, वो उन्हीं लोगों से निकली हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, जो जिनमें से किसी ने एक आध ने अटेंड किया है और उनकी समरीज़ हैं। तो ज़ाहिर है कि कोई कागज़ पेंसिल तो होती नहीं है वहाँ, तो क्वेश्चन आंसर सेशंस होते हैं। मगर जो बातें निकली हैं 2-3 जगह से लोगों ने रिपोर्टिंग की है फ्रॉम इनसाइड अपने ग्रुप्स के अंदर, वहाँ से फिर वो फॉरवर्ड हुए हैं। तो अगर उनको सबको कंपेयर कर लिया जाए कि तो फिर एक शायद एक कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर सभी इत्तेफाक करते हैं, सब सोर्सेज इत्तेफाक करते हैं, तो उसका मैं आपको जिक्र कर सकता हूँ। अब मगर ये क्वालिफिकेशन में ये ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैं खुद नहीं था वहाँ, तो मुझे नहीं पता इस पर कितना सच है या झूठ है। अब हम जो बात यहाँ कहेंगे, अगर इस पर कोई झूठ है या गलत बयानी है तो ISPR किसी वक्त भी एक स्टेटमेंट दे सकता है कि ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि ये बात हुई जो कि ऐसी बात नहीं हुई, वो कह सकते हैं। और जो बातें हम कहते हैं हुई हैं और अगर वो समझते हैं हुई हैं तो फिर उसके ऊपर खामोशी हो जाए, ISPR कुछ ना कहे। अच्छा। या ये कि जी उसको भी डिनाई करने की कोशिश करें, तो जो गलत बात हम कहेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी कन्फर्म कर लिया कि थोड़ा सेकेंड हैंड सोर्सेज हैं। तो ये मैंने वो ओपनिंग सेंटेंस था मेरा। अब मैं आपको बताऊं, जो 3-4 जगह से जो खबरें आई हैं व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए, कुछ उर्दू में आई हैं, कुछ अंग्रेज़ी में आई हैं, कुछ ऑडियो भी आई हैं। ऑडियो में भी लोगों ने तबसरे किए हैं कि जी मैं वहाँ था और हमने ये सुना है, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी करके, तो जो चीज़ मुझे मोटी मोटी बात जो नज़र आई है या समझा हूँ मैं, ये सारी जहाँ जनरल बाजवा ने जाके एड्रेस किया है, तो उसमें उससे कॉमन चीज़ें हैं। अच्छा। और सबसे बड़ी कॉमन चीज़ तो ये है कि उन्होंने पूरा एक तारीख़ी किरदार फ़ौज का इन दी करंट डिस्पेंसेशन वो उन्होंने नक्शा खींचा। अच्छा। कि हमने किस तरीके के साथ हर स्टेज पे कदम बाय कदम हमने इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत की हिफाजत की है, उनको बचाया है, उनको खड़ा किया है और उनको अच्छी तजवीज़ दी है। और हर स्टेज पे उनका ये कहना है कि उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, जिसकी वजह से मामलात ख़राब होते हैं। कौन सी स्टेज? एक तो हमें पता है, आपने बताया DGISI की तैनाती, इसके अलावा नहीं, वो शुरू तो बात होती है ना जी, एक दफ़ा आ जाते हैं और उसके बाद ये फ़ैसला होता है कि जब पता चलता है कि पंजाब के अंदर बुज़दार साहब आ गए हैं, तो साल के बाद उनको पैगाम जाने शुरू हो जाते हैं। चीफ साहब बात भी करना शुरू कर देते हैं कि बड़ी बदनामी हो रही है, तो बुज़दार साहब को चेंज करें। इसमें एक जगह ऐसे भी आया है कि तजवीज़ आई कि आप अलीम खान साहब को बनाएं। अच्छा। और खान साहब ने बात मान भी ली और फिर आखिरी वक्त पे अपना रुख बदल लिया। और यहाँ तक कि ये बात सुनने में नहीं आई, मगर ये अलीम खान साहब की तरफ से उनके सोर्सेज ये कहते हैं कि फिर इतनी थ्रेट उनको खान साहब को नज़र आई कि ये तो फ़ौज भी चाहती है कि अलीम खान आए और मैं नहीं चाहता, तो अभी अलीम खान को डिस्क्रेडिट किया जाए किसी तरीके के साथ, तो फिर उनको नैब के केसेस खोले और उनको। और ये तो अलीम खान साहब ने खुद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद भी बहुत सी बातें की है, ओपन कर दी। तो एक तो बुज़दार के ऊपर मसला बना, अलीम खान साहब के ऊपर मसला बना, महमूद खान साहब KP के CM पे भी उसके ऊपर जिक्र नहीं आया जहाँ तक मैंने सुना। अगर तुमने कुछ सुन लिया तो नहीं, उसमें इन दोनों की बात हुई है। दोनों की बात जी जी, ठीक, चलो हो गई दोनों की बात। तो गवर्नेंस के इश्यूज़ के ऊपर
प्रॉब्लम्स आ रहे थे। अच्छा। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि DISI के इशू के ऊपर प्रॉब्लम आया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कैसे उन्होंने रिक्वेस्ट की और उनको पहले कहा गया कि 6 महीने जनरल फैज़ को रहने दें, और उन्होंने कहा अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। तो 6 माह के बाद फिर पूछा कि जी अब हमें भी हम चाहते हैं कि जनरल फैज़ जो हैं वो कोर में चले जाएं। वो कोर में तो चले गए थे, कोर में जाना है उनको, क्योंकि अगर वो कोर में नहीं जाएंगे, 1 साल वहाँ नहीं गुजारेंगे, तो वो फिर आर्मी चीफ की जब वक्त आता है आर्मी चीफ बनाने का, तो उसके अंदर वो कंटेंशन में नहीं आएंगे। तो अच्छा ये है कि जनरल फैज़ को भी इन द रन फॉर आर्मी चीफ होना चाहिए, इसलिए उनको अब कोर का साल के बाद उनको आप हटाएं ताकि ISI में हटा के कोर में भेजें। तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने काफ़ी अरसा इस चीज़ को खींचा, और उसके बाद जब फिर वादा किया कि 6 माह के बाद मैं कर दूंगा, तो फिर भी नहीं किया। फिर ये सारी गेम शुरू हो गई कि जी कब होगा, अगस्त में वादा किया, सितंबर में वादा किया, और फिर आखिर में जाके एक ऐसी स्टेज आई कि उन्होंने कहा हाँ कर दें। अच्छा ठीक है, ओके विद मी। तो इनका ये कहना कि मैंने कह दिया, मैंने ट्रांसफ़र ऑर्डर्स कर दिए जी। तो फिर इन्होंने कहा मैंने तो आपको कहा ही नहीं था कि आप कर दें, आपने ट्रांसफ़र ऑर्डर्स क्यों कर दिए। और फिर ये एक और नाराज़गी हो गई और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, और ये अच्छी खासी हुई, क्योंकि आपको पता है जब ट्रांसफ़र ऑर्डर्स हो गए थे तो कराची से जनरल अंजम जो हैं वो कराची से आ गए थे पोस्ट लेने के लिए, और जनरल फैज़ वहाँ बैठे हुए थे, उनकी ट्रांसफ़र प्राइम मिनिस्टर ने की नहीं थी। तो इस किस्म के इशूज़ के ऊपर उन्होंने सारी बात वजाहत के साथ की कि हर स्टेज पर। फिर यहाँ तक ये भी कहा कि मैंने इनसे ये कहा था कि आपने जो भी पोजीशन लेनी है किसी मुल्क के ख़िलाफ़ या किसी चीज़ के ख़िलाफ़, तो आप प्राइवेट में रखें, इनको पब्लिक में मत लेके आएँ, क्योंकि हमें तो इन ममालिक के साथ काम करना है। इनसे हमने ये FATF का मामला है, ये IMF का मामला है, तो अमेरिका को गाली देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपनी आज़ादी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, मगर इसको एक सियासी इशू बनाने की ज़रूरत नहीं है, इससे नुकसान हो सकता है हमारा। बहुत संजीदा तरीके से समझाया कि आप, अगर वो फिर भी नहीं समझे, फिर भी उन लगे रहे। फिर रूस के ऊपर भी उन्होंने कहा कि इन्होंने हमसे कहा कि ये काफ़ी अरसे पहले ये प्लान हुई थी ट्रिप, और जब ये वक्त आया तो उन्होंने हमसे पूछा, हमने कहा नहीं हर्ज कोई नहीं है, हमने ओके कर दिया था जी, हमने ओके कर दिया, ने भी यही बात कही। हाँ, मगर उसके बाद जब ये आए हैं वापस और उन्होंने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी ये साजिश है, मुझे रोका गया या मुझे रोकने की कोशिश की गई, फिर एम्बेसडर्स के ख़िलाफ़ जो बात की और फिर अमेरिका के, इसकी ज़रूरत क्या थी। मतलब है कि ये चीज़ें चलती हैं। आपने उन्हीं लोगों को अटैक किया जिनके साथ हमारी रोटी पानी का मामला सारी रियासत का और सारी आवाम का लगा हुआ है। अच्छा, ये सारी बातें हुई हैं? ये जो मेरी इन्फॉर्मेशन है कि इन लफ्ज़ों में नहीं, जाहिर है ये तो मेरी समरी है ना, मगर ये इश्यूज़ को खड़ा किया गया और कोशिश की गई समझाने की इन लोगों को कि रीज़न क्या था कि, और जो रीज़न, और उस वजह से क्योंकि हमारी बदनामी हो रही थी। फिर ये उन्होंने कहा कि जो सारे पैसे आए हैं सऊदी अरेबिया से, ये इधर उधर से, उन्होंने कहा ये तो मैं गया, ये तो जाने नहीं थे, मुझे जाना पड़ा, मुझे जाके हाथ पैर करने पड़े, मारने पड़े, गोडे एंड सो ऑन। तो हमने किया, और तो वो ये कह रहे थे कि ये बिल्कुल करने के लिए तैयार ही नहीं थे कुछ। फिर जो उन्होंने इस किस्म की बातें की कि हमने हर स्टेज पे खान की हेल्प की और उसको प्रॉप अप किया, मगर उसके नतीजे में हमारी बेइज्जती होनी शुरू हो गई, हमारी डिस्क्रेडिटेशन शुरू हो गई, और मुल्क के जो मसाइल थे वो बढ़ने लग पड़े। इसलिए फिर एक स्टेज ऐसी आई, हमने ये फैसला किया कि हम पीछे हट जाते हैं, अब हम इनको प्रॉप अप नहीं करते, हम ऑपोजिशन के साथ कुछ नहीं करेंगे, मगर हम पीछे हट जाएंगे, अभी अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, खुद ही डील कर लें, बिकॉज हम जब इनकी हेल्प करते हैं हमारी बदनामी हो जाती है। फिर हमारे साथ वादे करते हैं, फिर पूरे नहीं करते, फिर मेरी जो अपनी पोजीशन है वो मेरी अपनी इंस्टीट्यूशन के अंदर कमज़ोर हो जाती है। मैं जाके अपने लोगों को कहता हूँ कि जी वो उन्होंने वादा किया, अब इतने सारे ये करेंगे, तो वो आगे से चुप हो जाते हैं। फिर जब वो नहीं करते तो मुझे पूछा जाता है कि जी आपने तो कहा था कि उन्होंने वो करेंगे, वो कर नहीं रहे हैं, ये क्या हो रहा है। ये तो मतलब है इस किस्म की बेचैनी हो रही थी इन दी रूलिंग हायरार्की ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ओके, तो इसलिए फिर मजबूर थे, फिर हमने ये कहा इनको कि खान साहब माफ़ करें, अब अपने पाँव पे खड़े हों, 4 साल होने जा रहे हैं, हमने हर किस्म की आपकी इमदाद की है, आपने हमारी कुछ बातें नहीं मानी, कुछ नहीं किया, कुछ खुद ही कर लिया, और इस वक्त हालात बड़े ख़राब हैं, सारी बदनामी आ रही है, हम पीछे हटते हैं। अच्छा। आप खुद डील कर लें जिस तरीके से आपने इलेक्शन कराने हैं करा लें, नहीं कराने, अपोजिशन के साथ टैकल करना है कर लें, प्लीज़ कीप अस आउट ऑफ इट। ये हमारी न्यूट्रलिटी का या ए पोलिटिकल होने का ये हमारा फैसला था। इससे बिल्कुल ये
ये मुराद ना ली जाए कि हमने कोई टिल्ट कर दिया अपोजिशन की तरफ, हमने कोई रब्ता नहीं किया उनके साथ, कुछ नहीं किया। अच्छा। उन्होंने अपोजिशन ने देखा कि ये तो अब वो जो सतून है वो अब हट गया है, तो अब वो कमज़ोर हो गया होगा, तो अब हम कुछ करते हैं कोशिश। तो उन्होंने फिर जो कुछ हुआ उन्होंने किया, और हमने किसी को कोई फ़ोन नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, किसी मुदाखलत किसी किस्म की नहीं की। ठीक है, तो मेरा ख्याल है ये मोटी बात उन्होंने कही है। एक और मोटी बात जिसका बहुत तस्करा है, जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर्स हैं जो कि बहुत बेचैन थे, उनको थोड़ा करार आया है, वो थोड़े रिलैक्स हो गए हैं इस मीटिंग के बाद, कि उसमें कोट किया जा रहा है, आर्मी चीफ से मंसूब किया जा रहा है कि आर्मी चीफ ने कहा कि हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, और ऐसा महसूस होता है, इट फील्स लाइक कि इमरान खान साहब ही वज़ीर आज़म बनेंगे और नताइज को खुले दिल से तस्लीम किया जाएगा। क्या उन्होंने इमरान खान साहब के बारे में, उनके वज़ीर आज़म बनने के, दोबारा वज़ीर आज़म बनने के बारे में ऐसी बात कही है? नहीं, मेरे इतला के मुताबिक ऐसी बात नहीं हुई। ये PTI वाले उसको एक ट्विस्ट दे रहे हैं। मेरा ख्याल है जो उन्होंने बात कही है, जो मुझे एक दो सोर्सेज ने कहा, उन्होंने कहा कि देखिए दो बातें कही हैं। एक बात रिपोर्ट बहुत कम हुई है, मगर मैं आपको बताता हूँ। एक तो उन्होंने ये कहा कि इलेक्शंस होंगे, आज नहीं कल, कल नहीं परसों इलेक्शन तो होंगे, और अगर इमरान खान वो इलेक्शन जीतता है तो हम उन्हें उसका खैर मकदम करेंगे, हम कोई रुकावट नहीं क्रिएट करेंगे। ये नहीं कहा कि वो जीतेगा और हम उनका खैर मकदम करेंगे, या फील्स लाइक ऐसा महसूस हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा। उन्होंने कहा कि अगर उनके जलसे हो रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, अगर आपको किसी को ऐसे लगता है कि वो जीतेंगे, तो अगर वो जीतते हैं तो हम किसी किस्म की रुकावट नहीं क्रिएट। इट वाज अगर, ये नहीं था कि मैं ये समझता हूँ कि वो जीतेंगे, ये नहीं, किसी सूरत में उन्होंने ऐसी बात नहीं कही, और ना ही वो कर सकते थे, बिकॉज दिस वुड बी पार्टिजनशिप, ये पर न्यूट्रलिटी नहीं रहती ना। ये मार्का और ये गदर क्यों मचा है, और अपोजिशन जो अब हुकूमत में है उसकी तैयारी इससे निपटने की कैसे? ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब जो चाहते हैं मामला आहिस्ता आहिस्ता उधर ही जा सकते हैं, इस बात के इम्कानात ज़्यादा हैं। इमरान खान साहब ने आज कुछ सहाफ़ियों से मुलाकात की, गिने चुने, और उस दौरान उन्होंने ये कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ वो रेफरेंस भेजने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने इलेक्शन में ताख़ीर से काम लिया, उनकी वजह से, जो कि हल्का बंदियाँ टाइम पे नहीं कर सके, तो हम रेफरेंस भेज रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इमरान खान साहब भी इलेक्शन की बात कर रहे हैं और मामलात भी आहिस्ता आहिस्ता, आज तो ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया, मौलाना फजलुर रहमान भी यही चाह रहे हैं, फिर इख्तलाफ किस बात पे? यहाँ बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि एक तरफ तो इमरान खान साहब कह रहे हैं फ़ौरन तो इलेक्शन कराया जी, ख्वाजा आसिफ भी यही कह रहे हैं, मौलाना साहब और मौलाना भी यही कह रहे हैं, और मैंने देखा अभी कुछ और लोग भी यही कह रहे हैं। मगर मेरा ख्याल है उन्होंने जो बात खुली छोड़ दी है, वो सब कह रहे हैं इलेक्शन होंगे, बिकॉज उसकी वजह ये है कि ये किस्म का वादा ही है आवाम के साथ कि हम कोई लंबे दौर के लिए नहीं आ रहे। नवाज शरीफ साहब ने पहले भी ये कहा था कि जल्दी से जल्दी इलेक्शन करवाए जाएँ, तो इससे पीछे वो हट नहीं सकते। अच्छा। इसलिए अब वो हुकूमत में आ गए हैं, इसलिए ये तो उनको कहना पड़ता है कि हम चाहते हैं फ़ौरन इलेक्शन हो। मगर अभी ये बात हमें समझ आ रही है कि फ़ौरन इलेक्शन जो है वो दो रीज़न्स की वजह से नहीं हो सकता, या ये हुकूमत नहीं करवाएगी। फ़ौरन से मुराद ये है कि कल अनाउंसमेंट हो जाए और 3 महीने के बाद इलेक्शन हो जाए। अच्छा, फ़ौरन तो यही मतलब है ना, यदि आज अनाउंस करें 3 महीने के बाद इलेक्शन हो जाए। मेरा ख्याल है एक तो उनका ये बड़ा क्लियर कट मौक़िफ़ है गवर्नमेंट का, शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट का, कि पहले तो हम जो इलेक्ट्रल लॉज खान साहब ने बनाए थे, जो कि उन्होंने अपने हक़ में बनाए थे ताकि उनको फ़ायदा हो, उसके ऊपर हम नज़रसानी करेंगे, देखेंगे क्या है क्या नहीं है, उस पर कुछ तब्दीली करनी है, ये वक्त लगेगा, कम से कम महीना 1.5 महीना तो लग जाएगा। दूसरी बात ये कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक बयान आ चुका है कि हम EVMs नहीं इस्तेमाल कर सकते, और वैसे भी कंस्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन जो है वो अभी तक हुई नहीं है, और क्योंकि हमें गवर्नमेंट ने फैसिलिटेट नहीं किया था, जो गवर्नमेंट ने काम करना था सेंसस की, डिजिटल सेंसस, वो चीज़ें अभी तक नहीं हुई थी, इसलिए हमने कंस्टिट्यूंसी डिलिमिटेशन, अब अगर हमें हुक्म मिलता है तो हम कर देते हैं जैसे कि जैसे, और 6 मंथ्स उन्होंने तो हमें 6-7 महीने उसके लिए चाहिए। तो ये दो चीज़ें, एक इलेक्ट्रल लॉज, एक अकाउंटेबिलिटी लॉज, और एक मीडिया लॉज, हमारे ऊपर भी बड़ा जुल्म हुए हैं, वो भी हम चाहते हैं कि ये हुकूमत ठीक करके जाए, उनको ख़त्म करके जाए। और देन फाइनली द क्वेश्चन ऑफ आर्मी चीफ नवंबर जी, एक्सटेंशन। अच्छा, नहीं, नो एक्सटेंशन, आप तो ये बता चुके हैं जी, नो एक्सटेंशन जी, एंड अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू आर्मी चीफ। अच्छा, अब अभी कितने महीने रह गए हैं उसके लिए? ये अप्रैल है, तो
6 माह 6 माह रह हाँ गए। 6 माह तो अब अगर 6 माह तक एक नई हुकूमत नहीं आती हाँ हाँ तो या उस वक्त ये हुकूमत बैठी होगी या उस वक्त केयर टेकर हुकूमत बैठी होगी। जी। अगर 3 महीने के बाद ये सारा काम करके वो इलेक्शन अनाउंस करते हैं 90 दिन के अंदर अंदर या 60 डेज जो भी होता है, तो इसका मतलब नवंबर तो बीच में आ जाएगा ना। ऐसे ही है ना, बिल्कुल ऐसे ही है। 6 माह या अगर ये दरमियान में गवर्नमेंट है। बैठी होगी जी। या एक केयर टेकर Caretaker गवर्नमेंट बैठी होगी। होगी। तीसरी सूरत तो है नहीं, तीसरी सूरत नहीं है ना कि नहीं। या तो आज इलेक्शन अनाउंस करें अप्रैल में, मई जून जुलाई में इलेक्शन हो जाए, गवर्नमेंट आ जाए जी और उसके बाद नवंबर वो गवर्नमेंट जो है वो तय करे। जी मगर अगर 3 माह लगा देते हैं ये सारा काम करने में, निपटाने में, जो कि उन्होंने करना है और उसमें बजट भी आना है, तो ये हो गया मई जून जुलाई तो यहाँ निकल गया। जी ठीक, तो अगर अगस्त सितंबर अक्टूबर 3 महीने के बाद नवंबर आ जाता है, तो या तो ये अगस्त में उससे जुलाई तक ये इलेक्शन अनाउंस करके केयर टेकर गवर्नमेंट्स बन जाएं, और अगर नहीं बनती तो फिर जो अगला पीरियड है नवंबर जो है वो या उस वक्त ये हुकूमत बैठी होगी या केयर टेकर हुकूमत। अगर अगस्त में करते हैं इलेक्शन अनाउंस करते हैं तो फिर नवंबर में, उस नवंबर तक तो केयर टेकर गवर्नमेंट बैठी होगी। फिर तो फिर ये है कि खान साहब तो ये चाहेंगे कि उससे पहले किसी न किसी तरीके के साथ वो इक़्तिदार में वापस आएँ और नवंबर में वो बैठे हों ताकि वो अपॉइंट करें अगला आर्मी चीफ। अच्छा और मैं आपको एक बात बता दूं कि खान साहब ने जो अगला आर्मी चीफ अपॉइंट करना है वो जाहिर है कि वो उसी शख्स को अपॉइंट करेंगे जिसमें वो समझते हैं कि वो उनकी इमदाद करेंगे या की है, जिसके लिए इतनी जंग लड़ी है। जिसके लिए शायद इतनी जंग भी शायद लड़ी हो। ये आप कह रही हैं, मैं नहीं कह रहा। मुझे फ़ोन आ जाएगा कहीं से। तुम्हें तो आते नहीं है, मुझे आ जाएंगे ना। अच्छा, तो अब बात ये है, अच्छा तो ये जो इस वक्त जो हुकूमत है, मेरा ख्याल है इन्होंने एक सबक सीख लिया है शरीफ बरदरान ने, कि ये जो पिक एंड चूज़ करते हैं ना आर्मी चीफ्स को, कि यार केड़ा जड़ा है वो साढ़े हक च ते केड़ा साढ़े हक च नहीं है, या केड़ा ज़्यादा बोलता है तो केड़ा ज़्यादा शरीफ आदमी है, केड़ा खुला डुल्ला है तो केड़ा टाइट है। ये चीज़ें अब छोड़ देनी चाहिए। काम भी नहीं आती सिटी साहब, उल्टी और पड़ जाती हैं। टॉप 1 2 3 जो है उनमें से एक मेरिट पे ले लेना चाहिए, 1 2 3 ख़त्म करनी चाहिए बात। जी। बेस्ट तो ये है कि सीनियरिटी होगा, सीनियरिटी नहीं है वट एवर रीज़न, वो ये हक है प्राइम मिनिस्टर का जी। कि फिर वो 1 2 3 पे कर लिए। मगर ये है ना चौथा पाँचवा छठा पीछे से ला के लगाना, और फिर वो जो बंदा लेके आते हैं वो भी सारा वक्त टाइट रहता है कि यार मेरे पे ये इल्ज़ाम है कि मैं इनका आदमी हूँ। वो सारा वक्त यही कोशिश करता है कि मैं प्रूव करूँ मैं इनका आदमी नहीं हूँ। और जो प्राइम मिनिस्टर बैठा होता है वो कहता है तू तो मेरा आदमी है, तू मेरे काम क्यों नहीं करता पे। वो जो टेंशन बनती है, आपने तारीख अगर हमारी पढ़ी हो तो जिन लोगों को नवाज शरीफ साहब ने लगाया वही आर्मी चीफ्स जो थे, वो नवाज शरीफ साहब को उन्होंने आके फिर आंखें दिखाई। यही मैंने कहा, तो उल्टी पड़ जाती है। उल्टी पड़ मुशर्रफ को नवाज शरीफ साहब ने लगाया ना, रहील शरीफ को किसने लगाया? नवाज शरीफ साहब ने 3 अपने टेन्योर के दौरान इस तरह की अपॉइंटमेंट्स की। और उसके बाद बाजवा साहब को किसने लगाया? उन्होंने लगाया, मैंने कहा 3 अपॉइंटमेंट्स। जी, तो ये 3 अपॉइंटमेंट्स जो हैंड पिक्ड थी, हाँ, तो गड़बड़ हो गई ना। जी। तो अब बात यह है कि ये करना ही नहीं चाहिए। तो खान साहब को भी करने देना चाहिए, क्या पता देख ले वो। नहीं, खान साहब के इरादे और किस्म के हैं। खान साहब तो यही चाहेंगे कि अगले 1 महीने डेढ़ के अंदर अंदर इलेक्शन अनाउंस हो जाए, जुलाई तक ख़त्म हो जाए। खान साहब समझते हैं कि वो जीत के आएंगे, और अगर वो जीत के आते हैं तो वो फिर अपने आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे, जो उनका पहला इरादा था, जिसके ऊपर आपने खुद ही कहा, मैंने तो नहीं कहा, आपने कहा। मैंने आपसे सुन के कहा, आपकी गाइडेंस नहीं, आपने कहा, मैंने नहीं कहा। तो वो फिर जाहिर है फिर वो इसी किस्म की हरकत करेंगे। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, ताकि ये जैसे कहते हैं ना, एक किस्म की वार्निंग है टू ऑल पॉलिटिशियंस। इस वक्त जो सूरत हाल है विद इन द आर्म्ड फोर्सेस, एक तो हमें पता है कि रिटायर्ड लोग और यंगर लॉट जो है वो बड़े प्रो इमरान हैं जी। बाजवा साहब ने जाकर उनको समझाने की कोशिश की है कि हम एंटी इमरान नहीं हैं, मगर जो कॉन्सिक्वेंसेस थे इमरान खान साहब जो हरकतें कर रहे थे उसके साथ पाकिस्तान और हम सब कमज़ोर हो रहे थे, इसलिए हमारी मजबूरी थी कि हम पीछे हट जाते इससे। जी। जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थे ना इमरान खान साहब के एक्शंस के, सोलो फ्लाइट पे थे, बहुत कुछ कर रहे थे ना, सारा कुछ नुकसान हो रहा था ना। मईशत का नुकसान हो गया, सियासत का नुकसान हो गया, आइन का नुकसान हो गया, फॉरेन रिलेशंस का नुकसान हो गया, क्या नहीं हुआ। और फिर आर्मी के साथ टेंशन हो गई और आर्मी को गाली भी दिलवा दी जिस तरीके से गाली पड़ी है, और तो ये अच्छी बात नहीं है। इसलिए अब बात आई, मैसेज क्या है? मैसेज ये है कि 2 चीज़ें, कि हमारा ये ख्याल था कि किसी कंट्रोवर्शियल जनरल को अब ना लगाया जाए आर्मी चीफ। ओके।
बाजवा साहब खुद कंट्रोवर्शियल हो गए, इसलिए मैं घर जा रहा हूँ। रिटायर्ड हुए घर, उन्होंने अनाउंस कर दिया। जी। अब उनकी नीयत के ऊपर कोई शक नहीं कर सकता कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ की अपनी एक्सटेंशन लेने के लिए। पहले ये शक था जो बात फैलाई, ये आपने प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर बताई थी। जी। तो उन्होंने अब क्लियर कर दी कि भाई मैं ना एक्सटेंशन चाहता था, ना ही मैं मांगूंगा, और अगर मुझे मिलती है तो मैं नहीं लूंगा। जी, ये DGISPR ने भी कह दिया। अब ये रिकॉर्ड हो गया ना, अब तो इसके ऊपर यू टर्न नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। तो अब आई बात आगे कि अगर जनरल साहब ने अपने बारे में ये कह दिया है तो इसका ये मतलब है जो खुद कंट्रोवर्शियल हो गए और भी एक दो जनरल्स जो कंट्रोवर्शियल हैं। जी। इसका मतलब है कि टेक्निकली स्पीकिंग दे शुड बी आउट ऑफ द रनिंग। टेक्निकली स्पीकिंग अगर कोई कंट्रोवर्शियल जनरल को लेके आते हैं तो फिर ये डिबेट शुरू हो जाएगी कि फिर सियासी हो गए, हालांकि वो गैर सियासी हुए थे। जी। तो इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि जो आर्मी हाई कमांड है ना इस वक्त, हाई कमांड के अंदर 4, 5, 6, 7 लोग होते हैं जो ज़्यादातर बोलते हैं, जिनकी व्यूज़ होती हैं, जिनकी अहमियत होती है। मेजॉरिटी जो है वो हल्का सा बोलते हैं, हल्के से चुप चुप ही रहते हैं लेफ्टिनेंट जनरल्स। अब 22-23 लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं, और जब ये मीटिंग्स होती हैं तो उसके अंदर फिर बहुत सी बातें होती हैं। और मेरी इत्तला के मुताबिक इस वक्त जो मेजॉरिटी है दे आर इन फेवर ऑफ न्यूट्रलिटी, इन फेवर ऑफ न्यूट्रलिटी, ए पॉलिटिकल रोल। और मेरा ख्याल है उस मेजॉरिटी के अंदर एक कोर ग्रुप है अच्छा। जो इस वक्त बड़ी अहम पोजीशंस में है, जिन्होंने बेसिकली ये कहा है कि जी हम में से कोई भी कंट्रोवर्शियल नहीं है। तो ऐसे है कि अगर आप जा रहे हैं तो किसी कंट्रोवर्शियल जनरल को ना बनने दें, बिकॉज हमारे साथ फिर अंदर फुट पड़ जाएगी। सीनियरिटी भी है इस ग्रुप के अंदर, हम में से एक किसी को जिसके ऊपर आप हाथ रखेंगे, अल्लाह खैर सल्ला, हम सब तस्लीम कर लेंगे, और उसके साथ एक कंटिन्यूटी रहेगी आर्मी के अंदर, और उसके साथ कोई लड़ाई झगड़े भी नहीं होंगे। और हमने ये आपके ऊपर छोड़ दिया कि आप किसको रेकमेंड करेंगे, बिकॉज डोंट फॉरगेट वो जो नोट जाता है टू द प्राइम मिनिस्टर वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस GHQ को कंसल्ट करती है कि हमें 2-3 नाम दे दीजिए या 5 नाम दे दीजिए। तो वो GHQ अपनी कंसिडरेशन सामने रख के आउटगोइंग चीफ जो है वो दे देता है 3 नाम। तो अब बात यह है कि अब कौन से 3 नाम जनरल बाजवा पुटअप करेंगे, और वो उस स्टेज पे जबकि देखना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर कौन बैठा है और कौन नहीं बैठा। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि आगे जो हालात आ रहे हैं दे आर वेरी वेरी डिफिकल्ट, डेंजरस एंड इंटरेस्टिंग, डिसाइसिव भी हैं, फैसला कुन भी हैं। सेठी साहब की एक एक बात पे बहुत बहुत से इशारे मिल रहे हैं, बहुत पते की बातें सेठी साहब बता रहे हैं। बाकी मामलात किस तरफ जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू द शो। आर्मी चीफ के हवाले से बात हुई, कुछ साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव की भी बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब के बारे में भी। इमरान खान साहब की बातें बहुत ही जिसको कहते हैं ना, कुछ आए ओपनर भी हैं। आहिस्ता आहिस्ता और भी बातें बहुत सी सामने आएंगी। जैसे उनसे आज सहाफ़ियों की मुलाकात हुई तो उसमें उन्होंने 3-4 बातें बहुत अहम कहीं। एक तो ये कि उन्होंने कहा कि आर्मी ऑफिसर्स उनको भी DHA में प्लॉट मिलते हैं, तो अगर उन्हें कोई गिफ्ट आया तो 50% पे करके वो उसको अपने पास रख सकते हैं तोहफे को। सेठ साहब, तोशा खाना के ऊपर इस वक्त की हुकूमत एक पूरा केस बना के बैठी है और आने वाले दिनों में कहा जा रहा है कि ये केस और उछलेगा। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ तो सामने है सबके। इमरान खान साहब का मौक़िफ़ बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। उन्होंने आर्मी को जो जनरल्स और ऑफिसर्स को प्लॉट्स मिलते हैं तो उसका हवाला दे के अपने आप को उसके साथ कंपेयर किया है। मैं समझता हूँ कंपैरिजन तो बहुत अच्छा है। तो खैर, अब आइए तोशा खाना की बात। पता क्यों ये मसला है? क्यों? आपको याद है पिछले प्राइम मिनिस्टर्स के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगता रहा। मोहतरमा बेनज़ीर के ऊपर भी लगा, नवाज शरीफ साहब के ऊपर भी लगा, और यूसुफ रज़ा गिलानी के ऊपर भी लगा। तो इतना शोर नहीं पड़ा क्योंकि उनको तो ये कहते ना करप्ट थे वो जी। लेकिन ये तो सादिक और अमीन इकलौते पाकिस्तान की हिस्ट्री में। मैं यही कह रहा हूँ, वो तो इनके लोग कहते वो तो करप्ट थे। तो अगर करप्ट थे तो उन्होंने कर लिया तो एक और करप्शन हो गई। मगर ये तो सादिक और अमीन है, ये तो करप्ट नहीं है। तो अगर अब ये करते हैं तो फिर ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे क्यों आप सादिक और अमीन के यार्ड स्टिक के ऊपर मुझे आप वज़न मेरा पहचानते हैं या लेते हैं। वो आर्मी में ये होता है और वो फलाने में ये होता है, तो मैंने क्या कर दिया? तो अब आप सोच रहे हैं, अब वो अपने आप को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये डिफेंस कमज़ोर है बहुत, और इससे बड़े से बहुत सी पेचीदगियाँ और मसले हैं। खान साहब नहीं बच सकते इसके ऊपर। ये इल्ज़ाम अब स्टिक होगा कि आप में और उनमें क्या फ़र्क है।
जी। आपने खुद एग्जांपल दे दी ना कि अगर उनको प्लॉट मिल सकते हैं तो मैंने ये ले लिया तो क्या हो गया। क्या हो गया। तो बात यह है कि इट्स द सेम थिंग ना, वो भी गलत है, ये भी गलत है। और अगर जिन्होंने पहले ये किया वो करप्ट है तो फिर आप भी करप्ट है। मगर बात यह है कि खान साहब किसी चीज़ को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। अब उनके ऊपर ये आगे भी बहुत कुछ आने को है। और ये बड़ी अफसोस की बात है कि आपको एक स्टोरी है कि 18 करोड़ की एक नेकलेस था या घड़ी थी, मिला जुला के तो इन्होंने 2 करोड़ का बेच दिया। जुल्फी, मतलब हर किस्म की चीज़ें चल रही, जुल्फी बुखारी ले गई हो गया, मुझे नहीं पता क्या सही है क्या नहीं। तो बात यह है कि कल को यही चीज़ निकलेगी ना, और एविडेंस के साथ निकलेगी। और फॉरेन फंडिंग भी 30 दिनों में निपटाना है। जब एविडेंस के साथ निकलेगी तो फिर कहाँ जाएंगे, किसने लिया, किधर बेचा, कहाँ से, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ना। ये विद फैक्ट्स एंड फिगर्स आएगी। ज्वेलर्स जिसको बेचा वो आके कहेंगे जी हमने ख़रीदा, कितने का ख़रीदा, हमने इतने का ख़रीदा, ये सारी बातें निकलेंगी। तो फिर आप कहाँ जाएंगे, छुप नहीं सकेंगे। तो आप भी उसी हमाम में फिर न लाए जाएंगे जिस हमाम में हम बाकी सबको गौसल करवाते रहे। अच्छा, तो अच्छा, अब आपका दूसरा सवाल है, जो रेफरेंस भेजा जा रहा है जिसकी तैयारी इमरान खान साहब कर रहे हैं, उसका नतीजा निकलेगा तो क्या होगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अच्छा, अब आइए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरफ। वो कह रहे हैं कि जी ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हमारे खिलाफ है। अच्छा, यही कह रहे हैं ना जी। इसलिए हम रेफरेंस भेज रहे हैं, यही कह रहे हैं ना। फिर जब ये पूछा गया कि जी ये तो आपने इसको अपॉइंट किया था ऑपोजिशन के साथ मिलके जी, तो आगे से ये कहते हैं कि नहीं ये तो एस्टैब्लिशमेंट ने इसको रेकमेंड किया तो हमने एक्सेप्ट कर लिया। तो सारा के सारा एस्टैब्लिशमेंट पे फेंक दिया। अलबत्ता आज एक क्लिप चल रहा है जो कि एयरवाई में इन्होंने एक दफ़ा इंटरव्यू दी थी जी, जो कि शायद आज आप अगर दिखा सकते हैं तो दिखा दें, दिखा दें आप। वो तो ये कह रहे हैं इस क्लिप के अंदर कि ये इलेक्शन कमिश्नर तो हमने और अपोजिशन ने मिल के बड़ा सोच समझ के जमहूरी तरीके के साथ किया था, ये बड़ा ज़बरदस्त आदमी है ये। तो इस्टेब्लिशमेंट का रोल कहाँ से आया, ये तो खान साहब ने और इन्होंने मिल के ये किया। तो ये एक तो ये मैं समझता हूँ कि ये कहीं नहीं जाएगा ये रेफरेंस। इलेक्शन कमिश्नर बड़े मजबूत ग्राउंड पे खड़े हैं। खान साहब इसलिए ये कर रहे हैं आयशा, क्योंकि उन्हें फ़िक्र है कि अब फ़ॉरेन फंडिंग केस आ रहा है, और फ़ॉरेन फंडिंग केस आ रहा है। उसके ऊपर जब इनको सवाल किया गया तो इन्होंने जवाब दिया कि जी फ़ॉरेन फंडिंग केस इतने साल, हमारी तो गलती नहीं है, हमने तो डिले नहीं की। वो जो पुराने इलेक्शन कमिश्नर से जो इन्होंने लगाए थे वो इसको नहीं करना चाह रहे थे। देखो इन्होंने कैसे टर्न कर दिया। और अब ये जो है जो कि इन्होंने मिल के लगाया है, अब वो करना चाह रहा है तो कहते नहीं है ये तो मैंने नहीं लगाया, तो एस्टैब्लिशमेंट ने लगाया जी। तो अब कहाँ जाएँ आप। अच्छा, यही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि जस्टिस काजी फायजीसा के खिलाफ जो रेफरेंस भेजना था वो भी गलती थी इनकी। अच्छा, तो वो भी किसी और ने किया। हाँ, वो भी फरूक नसीम पे डाल दिया जी, वजारत कानून। और फिर ये उन्होंने क्लियर भी किया। और फिर ये कहा होगा वो तो हमारा है ही नहीं बंदा, वो तो एमक्यूएम का बंदा था। तो मतलब ये है कि अब जाएं तो जाएं कहाँ, कोई चीज़ अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है, और हर चीज़ किसी और के ऊपर पे। मैं आपको बता दूं एक बात खान साहब की, और ये उनकी प्रैक्टिस से नज़र आता है कि जब एक शख्स उनका जितना भी करीबी हो, जब उसका कोई फ़ायदा नहीं है और नुकसान होना शुरू हो जाता है उनकी आपके साथ जो तल्लुकात हैं, तो वो बस बुलाते हैं और बस के नीचे फेंक देते हैं कि चलिए तो चढ़ जाओ। जितने लोग आप नाम ले लें, आप बेहतर जानती हैं, यू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फैक्ट्स। कितने लोगों को खान साहब ने बस के नीचे फेंक दिया। बहुत से मुआवनीन खुसूसी हैं, फिर असद कैसर साहब को भी हमने देखा आखिरी लम्हे। अब सबको ही स्टेप बाय स्टेप अब और वो फेंकते जा रहे हैं कुर्बानी के। और अब वो फरूक नसीम को भी फेंक दिया उन्होंने जाते जाते। उन्होंने कहा इधर भी तू भी जा यार, तेनू तो मैं जानता ही नहीं, तू आया कित्थों है। हाँ। मैं तू कौन है, तेरा की ना है, किने भेजा तू। अच्छा चलो, वैसे भी अब वो हुकूमत के इत्तेहादी है ना। हाँ, अब तो खैर नहीं, वो तो अब कहीं ना इधर है ना उधर, उन्होंने कोई वोट नहीं डाला। हाँ, लेकिन वो सेनेटर है ना। हाँ, तो वो इसमें उनकी जमात उधर चली गई। हाँ, जमात उधर, जमात पहले दिन से कह रही थी ये हमारा तो है ही नहीं। हाँ, हमें तो कहा गया था कि इसको दे दो उसको। तो फिर सब उसी के बंदे हैं। हाँ, तो सब उसी के। अच्छा, ये जो बात और क्या बात की है, इमरान खान साहब ने कहा इलेक्टेबल्स को आइंदा टिकट नहीं देंगे और इत्तेहादियों को नहीं साथ लेकर चलेंगे, वो ब्लैकमेल करते हैं। हाँ, अच्छी बात है, मगर पहले भी इन्होंने जो इलेक्टेबल्स से जो लोटे थे, और उस वक्त भी इनको ये कहा था, उनका उस वक्त जवाब ये था कि मैं फरिश्ते कहाँ से लाऊं। जी, मुझे याद है मेरी लड़ाई झगड़े हुए थे इनके लोगों के साथ कि यार ये क्या कर रहे हैं आप लोग। हाँ। कोई प्योरिटी रखो, आइडियोलॉजिकल पार्टी रखो। हमने देखा है जब लोटे आ जाते हैं, तो जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ हमने देखा था क्या हुआ 1977 में, जब उन्होंने अपने लोग छोड़ दिए और लोटे लेने शुरू कर दिए और इस किस्म की चीज़ें शुरू कर दी थी। आप ये काम ना करें, आपके आइडियोलॉजिकल लोग हैं उनको लखे रखें, बात आपकी पार्टी अच्छी बनेगी।
मगर नहीं, इन्होंने कहा जी लोटे ले लें। और मेरा ख्याल हिदायत तो ये होगी कि तेरे को तो एक बंदे ही कोई नहीं, तेरे को तो पार्टी कोई नहीं, और थी भी नहीं, बनाई गई ना। हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि 2 ISI चीफ्स ने ये पार्टी बनाई थी, जनरल पाशा और जनरल हमीद गुल जहीर, नहीं जनरल हमीद गुल के मतलब वो बुनियाद से थे, हाँ, वो तो काफ़ी अरसे से लगे हुए थे, मगर आखिरी स्टेज पे हमीद गुल साहब इनका साथ छोड़ गए थे, और ज़हीरुल इस्लाम साहब और ज़हीरुल इस्लाम और जनरल पाशा, इन दोनों ने ये सारी इब्तदा की थी। और ये अब तारीख का रिकॉर्ड है, ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, सबको पता ही है इस बात का। तो और इसके बाद अब जो हिमायत चल रही है उसकी भी समझ आ रही है, उसकी भी समझ आ रही है क्या है क्या नहीं है। ठीक है। अभी कुछ ट्विटर में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि मैं तो नाम लेने से घबराता हूँ, जिन जर्नलों के नाम लिए जा रहे हैं अभी भी, कि आप भी पीछे से अभी स्ट्रिंग्स पुल कर रहे हैं इमरान खान के लिए। एग्जैक्टली, ये बहुत अहम बात आपने कही, समझने वाले समझ जाएंगे। बहुत से ऐसे ट्रेंड्स चल रहे हैं, बहुत सी ऐसी बातें चल रही हैं जो कि वक्त के साथ साथ अनवेल भी होंगी। आज जो बात रह गई वो है कल की अपोजिशन और आज की हुकूमत की स्ट्रेटजी क्या होगी। इमरान खान साहब तो बाउंसर पे बाउंसर चला रहे हैं, बैटिंग एंड पे हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस हैं। वफाकी काबीना का ऐलान होगा तो क्या रंग दिखाएगी आने वाली हुकूमत, और बहुत से मुआशी चैलेंजेस जो इस हुकूमत के सामने हैं, और एक तरफ इमरान खान साहब भी हैं। कल के प्रोग्राम में इन सब बातों पर बात करेंगे। आप फीडबैक देना चाहें तो हम तक पहुँचाइए, और लगे प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए।